एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में 11 जनवरी का जो सोशल साइंस वाला पार्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। सोशल साइंस वाले पार्ट में 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है और इसमें 40 मार्क्स का कंटेंट वाला पार्ट रहता है, 20 मार्क्स का पैडागोजी वाला पार्ट रहता है। तो टोटल जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, स्टाइडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोलों, चेरों और पांड्यों के 3 शासक परिवारों के प्रमुखों का वर्णन करने वाला तमिल शब्द है। तो ये तमिल शब्द है मूवेंद्र। कहीं कहीं पर आपको मूवेंदार के नाम से भी मिलेगा ये। तो मूवेंदार का जो एक तरह से उल्लेख है ना, वो संगम साहित्य में मिलता है और ये एक तरह से इन तीनों जो ये चोल, चेर और पांडे के शासकों के जो प्रमुख होते थे, परिवार के जो प्रमुख होते थे, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सीमा की नीति का अर्थ था। तो क्या अर्थ था आंतरिक सीमा की नीति का? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए जंगलों को काटना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, इन्होंने जो एक तरह से मजबूत सीमा बनाने के लिए गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था ना, उसके जंगलों को साफ कर दिया, क्योंकि भाई उनको डर रहता था कि यहाँ पर लोग जंगलों में छुप करके आक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सब सफाया कर दिया, चरवाहे वगैरह जो थे, शिकारी वगैरह जो थे, उनको सबको वहां से हटा दिया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा जारी फरमान दिया गया था। तो किसको दिया गया था? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार जो है देने के लिए औरंगजेब ने फरमान जारी किया था। और इसकी बात करें तो अभी ये अधिकार औरंगजेब ने तो दे दिया, लेकिन बंगाल के राजस्व को इससे भारी नुकसान हुआ और उस टाइम पर जो नवाब था वो था मुर्शीद कुली खान और इसने इसका विरोध भी किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बसे स्थलों में से एक बुर्ज-होम में खाना पकाने के चूल्हे के निशान पाए गए हैं। तो कहां पर पाए गए हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर ही ये निशान मिले हैं। जैसे कि हम बात करें बुर्ज-होम में, तो बुर्ज-होम में लोगों ने क्या किया था ना, जमीन के अंदर एक तरह से जैसा बेसमेंट होता है ना, इस तरह से जगह बनाई हुई थी, गड्ढे से बनाए हुए थे, जिसमें वो रहते थे ठंड से बचने के लिए, ठंड वगैरह से बचने के लिए या फिर बारिश वगैरह से बचने के लिए। तो वहां पर जो है ना, इनके झोपड़ियों के अंदर भी और बाहर दोनों जगह ही खाना पकाने के चूल्हे के निशान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन दरबारों में पांडुलिपियों की प्रतियां बनाने वाले लोगों को जाना जाता है। प्रतियां मतलब जो कॉपीज बनाते हैं ना, आज भी कॉपीज बनती हैं भाई, आज तो प्रिंट वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, लिपिक, स्क्राइब्स। इंग्लिश में कहें स्क्राइब्स और हिंदी में कहेंगे लिपिक। तो देखो पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, अब जैसे आज तो हमें कुछ भी चाहिए प्रिंट कर लिया, तुरंत से प्रिंटर भी होते हैं घरों में। तो उस टाइम पर अगर कॉपी करनी होती थी मैन्युस्क्रिप्ट की तो वह हाथ से की जाती थी। अब होता क्या था कि काफ़ी उसमें बदलाव हो जाते थे भाई, कोई अगर दूसरा कोई नकल करेगा किसी चीज़ की तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न है कि आज अगर हम देखें तो जो ओरिजिनल जो राइटर है ना, उनकी जो पांडुलिपियाँ शायद ही हमें मिलती हों, क्योंकि उसके बाद जो है कितने बदलाव हुए होंगे, कितने लोगों ने कॉपी करी होंगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीजन दिया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है कि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण दिया है, मुस्लिम व्यापारियों, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों ने हम्पी के बाजारों में भीड़ लगा दी। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन है और रीजन दिया है, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। और यहाँ पर जो एक तरह से रीजन दिया गया है कि कृषि प्रथाओं, विशेष रूप से सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए इन बस्तियों की आवश्यकता थी। तो ये यहाँ पर रीजन जो दिया है वो गलत दिया है। तो इसमें अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसमें राजाओं वगैरह को जमींदार की जो उपाधि दी गई थी और उनको ही बोला गया था कि जो टैक्स है वो आप ही कलेक्ट करेंगे स्थायी बंदोबस्त में। और महलवारी बंदोबस्त में एक तरह से पूरे गांव का जो जिम्मा है ना, गांव प्रधान
बनाया गया था, उसको दिया गया था कि भाई पूरे गांव का जो टैक्स है वो आप कलेक्ट करके दोगे। तो ये था स्थायी और महलवारी बंदोबस्त। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्ययुगीन काल के दौरान अहोमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। वे वर्तमान म्यांमार से प्रवासी हैं और ग्राम समुदायों ने किसानों को भूमि के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड, ए और बी सही है। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की और पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड जो है विद्वान थी, ये भी बात सही है। और इन्होंने एक तरह से घर में ही संस्कृत पढ़ना और लिखना सीखा था, तो इसी वजह से इनको पंडिता की उपाधि भी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि विधवाओं को जलाने की प्रथा को प्राचीन ग्रंथों में मंजूरी नहीं मिली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजाराम मोहन राय। देखो, जब लोग ये अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से घिरे हुए थे तो इन लोगों ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था कि भाई देखो, कहीं पर भी ये समर्थन नहीं किया गया है कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है उसको भी उसके साथ ही जला दो। तो इसमें प्राचीन ग्रंथों में भी मंजूरी नहीं मिली है, तो इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समाज में मौजूद एक हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए 19वीं शताब्दी के सुधारकों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रथा का उपयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ मिलता जुलता ही है कि प्राचीन पवित्र ग्रंथों के किसी ऐसे पद या वाक्य को इंगित करना जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता हो। यानी कि जो बात वो कर रहे थे कि भाई जैसे विधवाओं को जलाना सही नहीं है, और इसके अलावा जैसे कि पुनर्विवाह की जो बात करी थी इन्होंने, तो इन सब के लिए इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का एक तरह से सहारा लिया था कि भाई देखो, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो प्राचीन ग्रंथ जो समर्थन करते हों इस गलत चीज़ का। तो उसके सहारे से लोगों को इन्होंने समझाया, जिसकी वजह से ये रूढ़िवादी जो परंपराएं थी वो खत्म हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी एक महान प्रचारक थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पब्लिसिस्ट की सही व्याख्या है? तो पब्लिसिस्ट की सही व्याख्या है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, कोई व्यक्ति जो विभिन्न माध्यमों से विचारों का प्रचार करता है वो कहलाता है क्या? पब्लिसिस्ट। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मिलान करना है सही इसका कि कौन सी जो घटना है वो कब हुई थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो सीटेट की आंसर की है उसमें आंसर 9 ऐसे दिया हुआ, मतलब सभी को मार्क दिया इन्होंने। लेकिन अगर हम देखें इसमें सही ऑप्शन तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग देखो, ए को हम 4th से मिला देंगे, रोलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में हुआ था, और इसके अलावा बी को हम पहले से मिलाएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन जो है ये जो है 1928 में हुआ था, और इसी को हम दूसरे से मिला देंगे कि यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 ये एक तरह से गठित हुई थी, और डी को हम तीसरे से मिला देंगे, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी 1929 में। तो इस तरह से हम इनको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों के गठन के संदर्भ में किसने कहा था? तो राज्यों के गठन के संदर्भ में एक तरह से कथन दिया गया था, मतलब स्टेटमेंट किसी ने दी थी। ये राष्ट्रवाद के विकास में मदद करने वाली हर चीज़ को आगे बढ़ाना होगा और जो कुछ भी इसके रास्ते में बाधा डालता है उसे खारिज करना होगा। हमने इस परीक्षण को भाषाई प्रांतों पर भी लागू किया है और इस परीक्षण से हमारी राय में समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों पर पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में विचार करें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। पृथ्वी की दूरी अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और परिक्रमण पृथ्वी की अपनी दूरी पर गति है, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था परिक्रमण होता है, परिक्रमा जैसे याद रख लो, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है पृथ्वी वो कहलाता है परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन।
और जो अपनी धुरी पर गति करती है वो है पृथ्वी का घूर्णन। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। मैंने बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, तो उसी से कैलकुलेट आप इसको कर सकते हो। और ऐसे ही कैलकुलेशन सीखो जिससे कि कितने भी डिग्री का पूछ लिया जाए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बी और सी सही है। यहाँ पर अक्षांश समानांतर वृत्त होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं ये, और पैरेलल होते हैं ऐसे, जैसे कि भाई एक सर्कल तो यहाँ पर बन गया, फिर बिल्कुल इसी तरह से पैरेलल इसके ऊपर बन गया, तो ऐसे समानांतर वृत्त होते हैं अक्षांश। और देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ये बात सही है, देशांतर इस तरह से खींचे होते हैं, और ये पीछे की लाइन जो होगी वो अलग होगी देशांतर वाली, वो इसी में काउंट नहीं होती है, तो इसी वजह से ये अर्धवृत्त होते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। देशांतर जो है समानांतर वृत्त नहीं होते हैं, सिर्फ सेमी सर्कल होते हैं। अगर आपने देशांतर और एक तरह से अक्षांश वाला मेरे चैप्टर देखा होगा, सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोनों ही सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो सही नहीं है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण नाप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, और क्योंकि ध्रुव तारे की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, नॉर्थ में निकलता है, और पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति निश्चित करने के लिए उस स्थान का अक्षांश और देशांतर जानना आवश्यक है। तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवनीय जल का स्रोत नहीं है? अलवनीय यानी फ्रेश वाटर का जो सोर्स नहीं है, वो तो क्लियर दिख रहा है, महासागर नहीं है, क्योंकि महासागरों का जल खारा होता है, लेकिन नदियाँ, तालाब और ग्लेशियर जो हैं ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। यहाँ पर अंतर्जनित बलों के जो कार्य हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही हैं। अफगानिस्तान में आज सुबह 6 बजे भूकंप आया। अंतर्जनित बल होते हैं जो पृथ्वी की जो आंतरिक क्रियाओं के कारण जो उत्पन्न बल होते हैं, मतलब जो आंतरिक जो बल लगते हैं पृथ्वी के में अंदर से, उनको कहते हैं अंतर्जनित बल, और इनकी वजह से भूकंप आता। भाई अंदर कोई क्रिया हो रही है, प्लेट वगैरह जो खिसक रही है, तो वो अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से भूकंप आया। तो ये हो गया अंतर्जनित बल के कार्य का उदाहरण। इसके अलावा जो दूसरा है, माउंट फूजी लावा फेंक रहा है। अब वो जो अंदर अंदर जो क्रिया हो रही है, भाई मैग्मा जो है मूवमेंट करता रहता है पृथ्वी के अंदर, और फिर जो है एक तरह से वो जब नहीं रुक पाता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वह बाहर निकल जाता है। तो बाहर जब निकलता है तो उसको लावा कहते हैं, जो मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है लावा कहा जाता है। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। अब ये जो दिया गया है कि हिमनद हिमोड ने जरमेट में जमा का निशान छोड़ा है। जमा यानी निक्षेप, जो मतलब वो नदियाँ जो लेकर के जाती हैं अपने साथ, तो ये ग्लेशियर मोरेन्स हैं, जो कि हिम नदियाँ होती हैं, एक तरह से बर्फ़ की जो नदियाँ अपने साथ जो निक्षेप लाती हैं उनको कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो ये बाहरी प्रक्रिया है, तो ये एंडोजेनिक फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड, ओनली सी इज ट्रू। मानव पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्यों के बीच गतिविधियों, कृतियों और अंतः क्रियाओं से है, तो यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और ए और बी इसलिए नहीं है, स्थल रूप महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, समुद्र तल पर नहीं, तो ये गलत है। समुद्र तल पर भी मिलते हैं, जैसे कि पर्वत मिल जाएंगे, पर्वत जो है अंदर भी होते हैं समुद्र के। स्थल रूप, सारे स्थल रूप ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे समुद्र तल पर। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर मौजूद जैविक स्थिति को संदर्भित करता है, तो ये भी गलत है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन है वो भी, और जिनमें जीवन है नहीं है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है। उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करते हैं, तो ये सही है यहाँ पर। और उच्च ज्वार पानी के स्तर को किनारे के करीब बढ़ाते हैं और जहाज़ों को बंदरगाह तक आसानी से पहुँचने में मदद करते हैं, तो सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इन सबको, तो मैंने कराए हुए हैं, ज्योग्राफी के डिटेल में चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं,
तो क्या होता है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब घटता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। दाब तो देखो घट जाएगा, प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना एयर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन जो टेम्परेचर है ना वो बदलता रहता है। कहीं पर आपको कम टेम्परेचर मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम ही हो जाएगा ऊपर जाके, टेम्परेचर कहीं कहीं आपको ज़्यादा भी मिलेगा, कहीं कहीं कम भी मिलेगा। भारत की भौतिक विशेषताओं के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए और बी सही है। कई लोकप्रिय हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं और उत्तरी मैदान अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं क्योंकि नदी के मैदानों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि होती है। तो ये बात सही है, उत्तरी मैदानों में सबसे ज़्यादा आबादी मिलेगी आपको। जैसे आप यूपी को देख लो या बाकी स्टेट्स हैं यूपी के आसपास, जैसे कि भाई आपके बाकी के इसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं मैदानी इलाके, तो वैसे तो यूपी ही काफ़ी एरिया कवर करता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आबादी मिलेगी। उसका रीज़न यही है कि खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन है, तो अब खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसीलिए आबादी भी ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर दिया है कि पश्चिमी घाट खनिजों से समृद्ध हैं और अत्यधिक आबादी वाले हैं। तो अत्यधिक आबादी वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहाड़ी इलाका है, पश्चिमी घाटों पर पहाड़ी इलाका है, तो खनिजों से समृद्ध नहीं है। ये प्लेट्यू की बात कर दी है, तो प्लेट्यू पश्चिमी घाट पर नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट के पूर्व में पड़ता है। तो ये अत्यधिक आबादी वाले इसलिए नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका जो होगा उसमें आबादी कम मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसमें सही हो जाएगा। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये है संभावित। संभावित होते हैं वो संसाधन जिनका कि भविष्य में एक तरह से यूज़ करने की संभावना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। जनसंख्या के बारे में दिया गया है ये कथन, और थर्ड सही हो जाएगा, ए और सी सही है। एक आर्थिक रूप से विकसित देश घनी आबादी वाला देश हो सकता है, तो ये बात सही है। और जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने का एक उपकरण है। भाई जो जनसंख्या है किस तरह से है किसी कंट्री में, ये समझ सकते हैं आप। और यहाँ पर बी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया है कि जनसंख्या के आधार में महिलाओं की अधिक संख्या आवश्यक रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति का संकेत देती है। तो ये गलत है, क्योंकि देखो आधार यानी कि बेस की बात कर रहे हैं, यानी कि महिलाएं जो जन्म ले रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समाज में अच्छी स्थिति है। तो बी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, दोनों ही सही हैं। कृषि गतिविधि दुनिया के उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक मौजूद हैं। तो भाई जब सारी सिचुएशन सही रहेगी कृषि के लिए तो वहां पर तो खेती होगी ही। और ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादों को कृषि का उत्पादन माना जाता है, तो ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मन परिवार से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 खासी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञापन किसको संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक सामाजिक संदेश के साथ विज्ञापन बनाना। भाई सोशल मैसेज आप किसी को देना चाहते हैं, मतलब पूरी जनता को देना चाहते हैं, तो वो होते हैं सामाजिक विज्ञापन। और सामाजिक विज्ञापन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही जारी करती है, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं वो भी जारी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी सही है। यहाँ पर सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, तो बात सही है, जैसे कि हमारे यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और कानून, कराधान और प्रशासन के मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लोकल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र अलग होंगे, वही आप ये चीज़ें करोगे, गाँव में ये योजनाएं वगैरह इंप्लीमेंट करोगे और लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाओगे, तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं, अलग अलग लेवल पर काम बटा होता है सबका। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्र किया जाता है? यानी कि टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बी और सी। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि लोकल लेवल पर, तो वो कलेक्ट करते हैं कौन कौन से, वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे कि आप देखो जो नगर निगम है वो कलेक्ट करेगा ये वाटर टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसे ही गांव में भी, गांव में वाटर टैक्स तो नहीं होता लेकिन प्रॉपर्टी पर होता है, तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएंगे। माल और सेवा कर जो और आयकर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखें, अजर्शन और रीजन में सही हो जाएगा पहला, दोनों ही सही हैं। साप्ताहिक बाजारों में माल सस्ता होता है, तो ये बात सही है।
और रीज़न दिया है कि साप्ताहिक बाजार में एक ही सामान बेचने वाली अधिक दुकानें हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत होता है, इसलिए ही वहाँ पर माल सस्ता मिल जाता है। भाई एक से नहीं लेंगे तो दूसरे से ले लेंगे, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो हर कोई सस्ता माल बेचता है जिससे उनका ज़्यादा बिके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन और रीज़न है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही सही है। एक्सप्लेनेशन सही है। स्थायी दुकान में बेचा जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाले सामान से महंगा होता है। स्थायी दुकान मतलब जो परमानेंट शॉप्स होती हैं, भाई आप मार्केट में जाओ कुछ दुकानें आपको ऐसी मिलेंगी जो परमानेंट है, मतलब वहाँ से हटती नहीं है, तो उनमें सामान महंगा होता है। रीज़न दिया है कि स्थायी दुकानों का किराया, बिजली बिल, श्रमिकों के वेतन आदि के रूप में बहुत अधिक व्यय होता है, तो उसकी वसूली वो क्या करते हैं, कस्टमर से करते हैं। तो भाई जब उस हर चीज़ में उनका बिल लगेगा तो उसी का वो सारा खर्चे निकालेंगे, जो सामान बेचेंगे उसी से, तो इसलिए महंगा होता है। तो साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ता होता है, जिससे ज़्यादातर आपने देखा होगा जो आम जनता होती है वो ज़्यादातर जो वीकली मार्केट होती हैं उनसे ही सामान परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भी असर्शन और रीज़न में से आपको सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उनके बिहाफ पर कानून वगैरह बनाते हैं। और रीज़न दिया है कि लोग सीधे सरकार में भाग नहीं लेते, इसी वजह से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, बल्कि चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चूज करते हैं। तो ये यहाँ पर रीज़न भी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, वो फिर दूर के कुएं से पानी लेने जाती है, घर पहुंचकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, झाड़ू लगाती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने निकल जाती है। तो ये सब एक साथ कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है डबल बर्डन है उस पर, क्योंकि भाई घर का काम भी करती है बाहर का काम भी करती है, तो डबल बर्डन एक तरह से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये बाद में जोड़े गए थे, और ये मूल संविधान जब बना था उसमें उसका ये पार्ट नहीं थे, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है? जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, भाई उस टाइम पे वो क्रिमिनल डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि उसको अदालत ने क्रिमिनल घोषित कर दिया है, तो उससे पहले भाई वो बेगुनाह भी हो सकता है, तो उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 3rd, A, B और D। जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी के समय सूचना पाने का वो अधिकारी है कि भाई किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का उसका अधिकार है। इसके अलावा 15 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये भी सही है। अब सी दिया है कि पुलिस हिरासत में किए गए इकबालिया बयान को रिकॉर्ड करने और आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो ये गलत है। ये ऐसे पुलिस हिरासत में अगर कोई वो बयान कबूल करता है तो उसको एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती भी तो करवाया जा सकता है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा, A, B, D सही हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्वयंसेवक अभियान के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा, मतलब किसके लिए है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहूदी बस्ती शब्द सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिलक्षित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षेत्र A। यहूदी एक तरह से यहाँ पे गलत वो हो गया है टाइपिंग, घेटोआइजेशन है ये, घेटोआइजेशन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो है मैं भी यही सोच रही थी कि ये यहाँ पर रिलीजन कहाँ से आ गया। घेटोआइजेशन एक तरह से वो चीज़ होती है जब कोई एक कम्युनिटी जो है बिल्कुल अलग रहती है, बिल्कुल अलग रहती है बाकी सोसाइटी से, तो ये जो घेटोआइजेशन बस्ती है, इस शब्द को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये है कि भाई जहाँ एक समुदाय के निवासी अपने जीवन के भय के कारण एक साथ रहते हैं, भाई इनको डर रहता है कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमें मार सकते हैं,
मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका उनको डर होता है, तो वो क्या है, अपनी बस्ती अलग बना लेते हैं वो सभी लोग मिल करके। वो क्या है, घेटोइजेशन होता है। तो यहाँ पर यहूदी नहीं है, ये हिंदी में भी घेटोइजेशन ही कहते हैं इसको। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इतिहास में महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयोगी है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भाई किस तरह से बच्चे सोचते हैं इसमें। तो तथ्यों और साक्ष्यों के माध्यम से घटनाओं की जांच करना, बहस और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। कोठारी आयोग के अनुसार यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही आप ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, थर्ड सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, और इस दृष्टिकोण के साथ समस्या ये है कि इसने गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद को राष्ट्र की प्रगति में बाधा के रूप में देखा, और इसने लैंगिक मुद्दों को भी नज़रअंदाज किया। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। एक शिक्षिका अपने छात्रों को भारतीय मीडिया में महिलाओं को चित्रण विषय पर संलग्न करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए और सी सही है यहाँ पर। विभिन्न समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर चर्चा, और कोलाज मेकिंग और प्रेजेंटेशन। कोलाज बनाते हैं ना, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स मिला करके एक साथ उनको लगाना, कोलाज बनाना, और प्रेजेंटेशन। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के माध्यम से उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर आख्यान। तो ये जो है एक तरह से नैरेटिव जो है, नैरेटिव एक तरह से वो होता है जो कहानी के थ्रू हम समझाते हैं ना कोई चीज़ को, कहानी के थ्रू, जैसे कि आपकी पॉलिटी की बुक में भी दी गई है, वो नैरेटिव्स हैं एक तरह से। तो जब भेदभाव जो होता है, भाई भेदभाव किस तरह से होता है, किस तरह से उस को फेस करना पड़ता है उन लोगों को जिनके साथ भेदभाव होता है, तो इसके थ्रू हम समझा सकते हैं BR अम्बेडकर के जो एक्सपीरियंसेस थे चाइल्डहुड के। एक शिक्षक असमानता के खिलाफ संघर्ष पर चर्चा करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल चर्चा के लिए अनुकूल होगा? उदाहरण चर्चा के लिए अनुकूल होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, चारों ही यहाँ पर सही हैं, क्योंकि इसमें इन स्टोरीज में अगर हम बात करें तो इसमें हमने असमानताओं के बारे में जाना था, जैसे कि रोजा पार्क्स की कहानी, यहाँ पर नस्लीय भेदभाव होता था, गोरे और काले में भेदभाव होता था। और गाना शीर्षक जानने का अधिकार विनय महाजन द्वारा, ये भी हम ले सकते हैं। और तवा मत्स्य संघ का विरोध, ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी असमानता उनको फेस करनी पड़ी थी, जो मछली पकड़ने का उनका अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया था। और विद्यार्थी के जीवन का कोई अनुभव हम ले सकते हैं, जैसे कि भाई जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उनको किस तरह से असमानता फेस करनी पड़ी, तो इस तरह का कोई हम एक्सपीरियंस जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ही जो है ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पर एक तरह से ये दिया गया है प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रदीप्ति व्रत की अवधारणा को प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को शामिल किया जाना आवश्यक है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, C और D। तो देखो, पहले तो हमें घूर्णन को भी बताना पड़ेगा कि घूर्णन जो होता है पृथ्वी का, किस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो किधर किधर पड़ रहा है, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर दिन रहेगा, और जहाँ पर नहीं पड़ेगा वहाँ पर रात रहेगी। तो प्रदीप्ति व्रत यही तो करता है, दिन रात, एक तरह से दिन रात दिखाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ये हम टॉपिक पढ़ा सकते हैं पहले। तो पहले जो C और D है ये सही हो जाएंगे। घूर्णन बताना पड़ेगा हमें, और पृथ्वी की जो एक तरह से आकृति जो है उस शेप के बारे में बताना पड़ेगा। 5E मॉडल को सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजनाओं को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय पाठ्य योजनाओं में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक गतिविधि इस मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोरंजन करना। तो यहाँ पर 5E मॉडल एक तरह से ई से जो ये वर्ड्स स्टार्ट होते हैं आपके, इवेल्युएट हो गया, इलेबोरेट हो गया, एक्सप्लोर हो गया, इसके अलावा 2 वर्ड्स और हैं, एक्सप्लेन और इंगेज।
तो ये पांचों ही वर्ड जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं 5E मॉडल। तो यहाँ पर फोर्थ इसमें इंक्लूड नहीं है, एंटरटेन, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से वह किस विषय पर एक उपयुक्त कक्षा आधारित सत्र के लिए योजना बना सकती है। तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं चारों ही स्टेटमेंट को। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के चित्र लाना, भाई हम बता सकते हैं कि कौन कौन से वृक्ष जो हैं कौन से रीजन में पाए जाते हैं। छात्रों को सॉफ्टवुड से बनी कुछ वस्तुओं को लाने के लिए कहना, क्योंकि सॉफ्टवुड से कुछ फर्नीचर वगैरह बनते हैं। और विभिन्न वनों और उनमें उपलब्ध वनस्पतियों की विशेषताओं की तुलना करते हुए चार्ट लाना, ये हम कर सकते हैं। और जलवायु वनस्पति की प्रकृति को कैसे प्रभावित करती है, इस पर चर्चा करना। भाई जो जलवायु यानी क्लाइमेट जैसा रहेगा, गर्म या ठंडी जलवायु, उसी के हिसाब से जो है नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। तो चारों ही चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। कक्षा में एक छात्र कहता है, प्राचीन भारत में तमिलनाडु में मदुरै और तंजावुर की तरह प्रमुख मंदिरों के आसपास टाउनशिप विकसित हुई लगती है। तो ये कथन करते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का उपयोग करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगमनात्मक तर्क। भाई इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है एक तरह से वो होती है जब हम स्पेसिफिक चीज़ों से जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से हम बाकी चीज़ें भी मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये इसी की तरह हैं या फिर ऐसे ही हुई हैं। तो क्योंकि ये इन्होंने बात करी है प्राचीन भारत में तमिलनाडु में मदुरै और तंजावुर में ये चीज़ होती थी, तो इसी वजह से जो आज के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके पास जो है टाउनशिप विकसित हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूर विषय पर छात्रों के महत्वपूर्ण सोच कौशल का निर्माण करता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से डेवलप करता है। तो दिहाड़ी मजदूर पर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर है। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे, गहराई से सोचेंगे इस टॉपिक के बारे में और आंसर करेंगे खुद से। इसमें कोई फैक्चुअल बेस्ड आंसर नहीं देना पड़ेगा उन्हें, मतलब बुक में से नहीं देख के बता सकते, खुद का उन्हें जो है एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइजिंग पावर उनकी डेवलप होगी, एक तरह से विचार डेवलप होंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी देखें तो यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड आंसर होंगे इनके, तो इसलिए ये नहीं होंगे। श्री डिसूजा चाहते हैं कि छात्र अनुभवजन्य रूप से ये पता लगाएं कि प्रतिस्पर्धी बाजार में मूल्य स्तर बहुत भिन्न नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से जहाँ पर मार्केट में कंपटीशन रहता है, जैसे कि हमने वीकली मार्केट में देखा था, तो वहाँ पर जो प्राइस का लेवल है ना वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर कोई महंगा सामान बेचेगा तो सस्ते वाले का बिकेगा, महंगे वाला नहीं बेच सकता फिर, तो इसीलिए प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अवकाश परियोजना होगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक साप्ताहिक सब्जी बाजार में जाओ और विभिन्न विक्रेताओं के गोभी की कीमत पूछो। तो देखो वही जो मैं साप्ताहिक बाजार का बता रही थी, अब गोभी की कीमत ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि कोई 20 रुपये किलो बेच रहा है या फिर कोई 50 रुपये किलो बेच रहा है, बिल्कुल इतना अंतर नहीं मिलेगा। हो सकता है 5 रुपये का अंतर मिले या 10 रुपये का अंतर मिले, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो महंगी बेच रहा है उससे कौन लेगा फिर। तो यहाँ पर थर्ड जो एक्टिविटी है ये हम कर सकते हैं इसमें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, ए सही है और आर गलत है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की बदलती प्रकृति सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अधिक चुनौतीपूर्ण विषय बनाती है। तो ये बात सही है, क्योंकि चैलेंजिंग थोड़ा सा हो जाता है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं इनकी जो एक तरह से नेचर इनका बदल रहा है। भाई हम पहले जो है किसी और तरह से एक्सप्लेन करते थे, अभी हमें उसी के हिसाब से जैसे नई चीज़ें बदल रही हैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग बन रहा है ये सब्जेक्ट। और यहाँ पर दूसरा गलत दिया है, तर्क जो दिया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की कमी है। तो ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से गलत है, ये शिक्षकों की कमी नहीं है। आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री, जो कि एक तरह से लाइव दिखाती है चीज़ों को, भाई कैसे चीज़ें हुई हैं।
तो इसका आधा भाग पूरा हो जाने के बाद आप एक ऐसे दृश्य के सामने आते हैं जो एक विशेष समुदाय को एक नकारात्मक प्रकाश में चित्रित करता है। इस स्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदार तरीका क्या होगा? भाई कोई नेगेटिव चीज़ दिखा दी किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, छात्रों के साथ इस दृश्य का विश्लेषण करें जहाँ वे समुदाय के बारे में बनी धारणाओं और सामान्यीकरण का विरोध कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम एक तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को कि भाई ये जो चीज़ है इसमें जो दिखाई गई है वो कुछ इस तरह से नहीं है बल्कि किसी और वे में दिखाई गई है, तो उसको एक तरह से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। एक इतिहास शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल में हुई विभिन्न लड़ाइयों के बारे में पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? तो ये प्राथमिक स्रोत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाबरनामा या फिर बाबर के संस्मरण। तो क्योंकि ये बाबर द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा एक तरह से प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है क्योंकि उसका खुद का एक्सपीरियंस है इसमें, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परियोजना कार्य के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्राथमिक स्तर के छात्रों द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विषय का प्रयास किया जा सकता है? अगर हम एक तरह से प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्राथमिक स्तर के छात्रों द्वारा एक तरह से हम क्या करवा रहे हैं, फील्ड सर्वे, तो कौन सा यहाँ पर हम ले सकते हैं ऑप्शन? तो ये हम फोर्थ ऑप्शन ले सकते हैं, खेती के तरीके। अब देखो खेती के तरीके जो है ना वो उनको वो दिख जाएगी चीज़, लाइव दिख जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो जिसमें हम ये चीज़ उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सारी चीज़ दिखा नहीं सकते। अब देखो पृथ्वी पर जो स्थलाकृति हैं वो तरह तरह की हैं। अब पूरे इंडिया में तो हम घुमा नहीं सकते उनको कि भाई पूरे इंडिया में कहाँ, पृथ्वी की बात करी जा रही है, तो पृथ्वी पर तो पता नहीं कितनी सारी स्थलाकृतियाँ, पठार हैं, पहाड़ हैं और नदियाँ हैं, सॉरी नदियाँ तो उसमें आ गई जल वाले में, लैंडफॉर्म्स। तो जो ये स्थलाकृतियाँ अब वो तो हम सारी नहीं दिखा सकते ना, हम खेती के तरीके दिखा सकते हैं गांव में ले जा करके कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखा रहे हैं, तो खेती के तरीके हम इजीली उनको समझा सकते हैं इसके थ्रू। चेर चोल पांड्य राजाओं का जीवन ये भी हमने बता सकते हैं अब, क्योंकि वो अवेलेबल तो है नहीं। मंदिर वास्तुकला के बारे में भी नहीं बता सकते क्योंकि मंदिर वास्तुकला एक मंदिर से तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सभी मंदिरों को दिखाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें पूरे उसमें घूमना पड़ेगा, वो भी नहीं हम करा सकते। तो क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को करवाना है हमें, तो सबसे सही रहेगा खेती के तरीके। सीखने का उद्देश्य, छात्र नागरिक कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्यों की अपनी समझ दिखाएंगे और इस सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रासंगिक है? यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो क्या है कि भाई छात्र नागरिक कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्यों की अपनी समझ दिखाएंगे। जो मैंने आपको बताया था सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रश्न ले सकते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, एक समाचार पत्र से गलत कार्यों की पहचान करें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि भाई जो है गलत काम चुनो उसमें से, पेपर में से, भाई न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आती हैं, तो उसमें से बच्चे क्या करेंगे, उसमें से घटनाएं चुनेंगे। घटनाएं जब वो सेलेक्ट कर लेंगे उसमें हम कहेंगे भाई हम इनको एक तरह से कैटेगराइज कर दो कि सिविल लॉ कौन सा है और क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन सा आता है, क्योंकि हमने देखा था भाई जो अपराध क्राइम होते हैं वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं और जो नुकसान या फिर चोट में से संबंधित होते हैं वो सिविल लॉ में आते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी सबसे बेस्ट रहेगी। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि भाई इन चीज़ों को वो समझ पाएँ, सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ को, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। पंचायत के कार्य और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के कार्य किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो यहाँ पर देखो जब उसको चीज़ों को एनालाइज वो करेगा, दोनों के कार्य देखेगा पहले, फिर इसमें अंतर निकालना है उसको, तो वो खुद की एनालाइजिंग पावर इसमें लगाएगा, बच्चा गहराई से सोचेगा, इसमें अलग अलग तरीके से सोचेगा। और दूसरा है आपकी राय में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? अब देखो ये जो है फैक्चुअल बेस्ड आंसर इनके नहीं मिलेंगे, ना इनके आंसर बुक में मिलेंगे, तो बच्चे को उसके विचार डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो वही होती है क्रिटिकल थिंकिंग,
जब बच्चा गहराई से किसी की चीज़ के बारे में सोचे और उस पर अपने विचार एक तरह से रखे, तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर एक परियोजना बनाने का काम सौंपा गया है। इस परियोजना के योगात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? योगात्मक यानी कि समेटिव इवेल्युएशन, जो कि हम लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, परियोजना बनाने से संबंधित मानदंडों के सेट के साथ रूब्रिक। देखो रूब्रिक मैंने आपको बताया था, एक तरह से ये स्कोरिंग टूल होता है जिसमें कि हम स्कोर, एग्जैक्ट स्कोर नहीं बताते हैं, बल्कि उसको एक तरह से कैटेगरीज में बताते हैं, जैसे कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, या फिर बहुत अच्छा आपने किया। तो इस तरह से हम जो इवेल्युएट अगर हम इसमें करेंगे, समेटिव इवेल्युएशन जो हमने प्रोजेक्ट वन्य जीवों के संरक्षण पर एक प्रोजेक्ट दिया था बच्चों को बनाने के लिए, तो हम उसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसमें हम मार्क्स तो देंगे नहीं, तो हम इसमें रूब्रिक के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं, जो हमने रूब्रिक के थ्रू सीखा था इवेल्युएशन करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। श्री हरप्रीत ने अपने छात्रों से 1857 के विद्रोह के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर शोध करने और एक संक्षिप्त नोट लिखने के लिए कहा। इसके बाद वे सबमिट किए गए सत्रीय कार्यों का उपयोग सीखने के रूप में आकलन के लिए करना चाहते थे। छात्रों से पूछने के लिए उनके लिए सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या होगा? भाई पहले तो उसने जो है बच्चों को एक काम दे दिया कि भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें महत्वपूर्ण जो क्षण थे उन पर रिसर्च करो, कि महत्वपूर्ण क्षण से मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हुई या जिनके बारे में ज़्यादा चीज़ें मतलब जो जिन एक तरह से एक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, जिन्होंने ज़्यादा विद्रोह भड़काया, या फिर एक तरह से लोग जो है एकजुट हो गए, कौन सी ऐसी चीज़ें थी महत्वपूर्ण क्षण, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो उस पर रिसर्च करने के लिए कहा और उस पर एक नोट लिखने के लिए कहा बच्चों से। अब इसको क्या करना है, जो सबमिट कर दिया उन्होंने काम, उसके बाद अब वो टीचर चाहती है कि उसको असेसमेंट एज लर्निंग यूज़ करे वो, तो छात्रों से वो कौन सा प्रश्न पूछेगी? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण क्षण तय करने में आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? तो अब वो क्या कर रही है, असेसमेंट एज लर्निंग। अब इसमें बच्चे सीखेंगे एक तरह से उसके थ्रू, जो उसने काम दिया है उसके थ्रू ही सीखेंगे, तो सीखने के रूप में आकलन वो कर रही है। अब इसमें बच्चे सीखेंगे भी और एक तरह से उनका असेसमेंट भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन पर बेस्ड है कि भाई 4 छात्र हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर के पैमाने के साथ भारत के नक्शे को देख रहे हैं। क्योंकि हमने ये जो मैपिंग वाला चैप्टर था ज्योग्राफी में, हमने उसमें पैमाना सीखा था कि किस तरह से पैमाने पर नापते हैं हम मानचित्र को कैसे, क्योंकि इतना बड़ा जो एरिया है, कितने कितने किलोमीटर वाली जो जगह हैं वो हम मैप पर कैसे उतारते हैं, तो इसके लिए हम पैमाने के यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई 1 सेंटीमीटर को हम दिखाएंगे, मतलब 100 किलोमीटर को हम दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर की तरह। तो अब यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट दिए गए हैं, 4 स्टूडेंट हैं ये, कि अब पहला स्टूडेंट कह रहा है कि चलिए अब अपनी कॉलोनी का एक बड़े पैमाने का नक्शा बनाते हैं, और दूसरा कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक बड़े कागज़ की ज़रूरत है, एक छोटा ही काफ़ी है। तीसरा कहता है बड़े पैमाने का मतलब बड़े कागज़ नहीं है, हमें पैमाना बदलने की ज़रूरत है, आइए इसे 1 सेंटीमीटर = 500 किलोमीटर बनाते हैं। तो चौथा विद्यार्थी जो कहता है नहीं, चूंकि हमें केवल अपनी कॉलोनी बनाने की ज़रूरत है तो 1 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी दिखा सकता है। तो 4 छात्रों को वैचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कम से कम स्पष्ट से सबसे स्पष्ट तक, यानी कि सबसे पहले जो वो चीज़ होगी जहाँ पर स्पष्टता नहीं है, और बाद में वो वाली चीज़ होगी जब क्लियरिटी उनको आ गई है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले आ जाएगा दूसरा वाला, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक बड़े कागज़ की ज़रूरत है, एक छोटा ही काफ़ी है, क्योंकि कॉलोनी को हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने के मैप पर दिखाएंगे, क्योंकि हमें छोटी चीज़ें बड़ी दिखानी है। और यहाँ पर फिर आ जाएगा इसके बाद तीसरा, कि बड़े पैमाने का मतलब बड़ा कागज़ नहीं है, हमें पैमाना बदलने की ज़रूरत है, आइए इसे 1 सेंटीमीटर = 500 किलोमीटर बनाते हैं। तो ये कहता है भाई बड़ा पैमाना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम बड़ा सा पेपर लेंगे, बहुत कमरे के जितना पेपर लेंगे, बस हमें पैमाना बदलने की ज़रूरत है। पैमाने से मतलब कि जो छोटी चीज़ें उनको हम बड़ा करके दिखा देंगे, जैसे आप मोबाइल पे देखते हो ना जूम करके, वैसे ही
तो इसमें अब 1 सेंटीमीटर इन्होंने क्या लिया है, 100 किलोमीटर यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आता है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट विद्यार्थी का स्टेटमेंट। चलिए अब अपनी कॉलोनी का एक बड़े पैमाने का नक्शा बनाते हैं। और इसके बाद आ जाएगा फोर्थ कि नहीं, चूंकि हमें केवल अपनी कॉलोनी बनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी दिखा सकता है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस जो है वो लग जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, अगर आपको सारी नोटिफिकेशन चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।